ऐसा शब्द जिसे हम सब वाकिफ हैं। भूख कई तरह की होती है। किसी को दौलत की भूख, किसी को शोहरत की, किसी को नाम की, तो किसी को कामयाबी की भूख। पर इन सभी में से एक भूख ऐसी है जो तभी मिटती है जब हम कुछ खाना खाते हैं, और वो है पेट की भूख। इस पेट की भूख को पूरा करने के लिए खाने में किसी को वेज पसंद आता है तो किसी को नॉन वेज। पर क्या हो अगर इंसान को खाने में इंसान पसंद आने लगे? क्या हो अगर इंसान की भूख इंसान के मांस से पूरी हो? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सम्राट और आप सबका स्वागत है मैन आउट ऑफ टाइम्स के ट्रू क्राइम सेक्शन में। और आज मैं लेकर आ गया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाए शायद। इसे सगावा, एक ऐसा नाम, एक ऐसा शख्स जिसने एक टाइम पे, एक समय पे बहुत नाम, बहुत दौलत, शोहरत कमाए, पर एक ऐसे काम के बलबूते पे जिसे आप, मैं या कोई भी इंसान हकीकत या सपने में भी करने की सोच नहीं सकता। क्या था वो काम? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। 26 अप्रैल 1949 उस दिन जापान के शहर कोब के एक हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम इसी सेगावा रखा गया। इसी सेगावा के फादर अकीरा सगावा एक बहुत बड़े अमीर बिजनेसमैन भी थे। सगावा प्रीमेच्योर कंडीशन में पैदा हुआ था, इसलिए पैदा होते ही एक बीमारी से ग्रस्त भी हो गया, जिसका बीमारी का नाम है एंटेरिटिस। ये बीमारी एक स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी है, बट पोटेशियम और कैल्शियम के इंजेक्शंस की वजह से सगावा बहुत जल्दी रिकवर भी कर गया। पर स्टिल प्रीमेच्योर कंडीशन में पैदा होने की वजह से उसका असर उसके बड़े होने के बाद भी बना रहा। सगावा एक इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ एक वीक फिजिकल कंडीशन से भी घिरा हुआ था। सगावा ने अपनी स्कूलिंग जापान के शहर कामाकुरा के एक स्कूल से करी और सगावा ने उस स्कूल में लिटरेचर में अपने इंटरेस्ट के साथ साथ कैनिबलिज्म में भी अपने इंटरेस्ट को जाना। सो क्या है कैनिबलिज्म? कैनिबलिज्म बेसिकली वो अवस्था है जिसमें एक जीव अपने ही स्पीशीज के दूसरे जीव को खाने की इच्छा रखता है। वो फर्स्ट फेज में था जब सगावा को एक लड़के की थाई को देख के उसके अंदर कैनिबलिस्टिक डिजायर्स उसको फील हुए। और यही शुरुआत थी एक इंसान के हैवान बनने की। वक्त का पहिया घूमा और सगावा ने स्कूल को काफी दूर छोड़ते हुए अब वो यूनिवर्सिटी में कदम रख चुका था। इस यूनिवर्सिटी का नाम था बैको यूनिवर्सिटी। ये जापान में स्थित है। महज 24 साल की उम्र थी उसकी जब एक दिन उसने एक ऊंचे कद की जर्मन महिला का पीछा किया और उसके सो जाने के बाद उस महिला के घर में दाखिल भी हुआ। उस दिन सगावा के दिल में केवल एक ही उद्देश्य था उसका कि उस महिला के सो जाने के बाद वो उसे कमर के निचले हिस्से से मांस के टुकड़े को अलग करके ले जाएगा। पर इससे पहले कि वो अपने काम में, अपने प्लान में कामयाब हो पाता, वो महिला जाग जाती है और सगावा को धक्का देकर जमीन पे गिर देती है। सगावा पे अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस लगाए गए, पर स्टिल सगावा अपने रियल इंटेंशंस को कन्फेस नहीं करता। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सगावा के फादर बहुत अमीर बिजनेसमैन थे। सो सगावा के फादर ने विक्टिम के साथ सारे सेटलमेंट्स कर लिए और जिस वजह से सगावा को छोड़ दिया गया और उसके ऊपर से सारे चार्जेस भी हटा दिए गए। यूनिवर्सिटी का पहर खत्म हुआ तो सगावा ने अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाने की ठानी। सो सगावा ने लिटरेचर में पीएचडी करने के लिए फ्रांस के कैपिटल पेरिस में एक सोर्बोन यूनिवर्सिटी है जहाँ से उसने अपनी पीएचडी करने का निर्णय लिया। वहाँ जिंदगी बिताते हुए सगावा हर रोज एक प्रोस्टिट्यूट को घर पे लेके आता था ताकि वो उन्हें शूट करके उनके शरीर के अलग अलग पार्ट्स करके उन्हें खा सके, पर कभी नहीं कर पाया वो। 11 जून 1981 का वो दिन जब फाइनली इसे सगावा अपने हैवानियत भरे कर्म को अंजाम देने वाला था। उस दिन सगावा ने अपने एक क्लासमेट रेनी हार्टवेल्ड को एक लिटरेचर बेस्ड असाइनमेंट के लिए अपने घर में डिनर पे इनवाइट कर दिया। घर पहुंचने पे रेनी हार्टवेल्ड उसके असाइनमेंट में मदद करने लगी कि तभी सगावा ने मौका पाके
रेनी हार्टफील्ड के कंधे पे शूट कर दिया अपने राइफल से। एक हंसने बोलने वाली लड़की अब शांत हो चुकी थी, पर जैसे उसके साथ तो अब भी पूरा होना बाकी रह गया था। सगावा फर्स्ट रेप्ड हर डेड बॉडी, हर डेड कॉर्प्स, और उसके बाद एक कसाई के चाकू से, एक कसाई के नाइफ से उसके शरीर के अलग अलग हिस्से कर दिए। इनमें से कई हिस्सों को उसने पका के, तो कई हिस्सों को कच्चा ही खा लिया, तो कुछ हिस्सों को उसने रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करके भी रख दिया ताकि वो उनको बाद में खा सके। इसके अलावा सगावा ने उसकी बॉडी को कंज्यूम करते हुए, उसकी बॉडी को खाते हुए हर एक लम्हे को फोटोग्राफ्स के रूप में कैप्चर करके रखा। कुछ दिन बाद जब उन बॉडी से सड़ने की महक आने लगी, जब वो बॉडी सड़ने लगी, तो सगावा ने उसे छुटकारा पाने के लिए उसकी बॉडी को, यानी कि रेनी हार्टफील्ड की बॉडी के टुकड़ों को 2 सूटकेस में भर के पेरिस के एक पार्क जिसका नाम है बोइस दे बोलेग्ने पार्क में एक लेक में डंप करने की कोशिश करी। उसने टुकड़ों को तो सूटकेस में कैद कर लिया, लेकिन उन शरीर के टुकड़ों से निकलते हुए खून को कैद न कर पाया। रिजल्टिंग ही वाज कॉल्ड बाय द फ्रेंच पुलिस। पुलिस के सवाल पूछने पे उसने साफ साफ ये शब्दों में कहा, उसने अपने जुर्म को कन्फेस किया, और ये थे उसके कुछ शब्द, आई किल्ड हर टू ईट हर फ्लैश। सगावा के फादर ने उसके डिफेंस में एक वकील को कंसल्ट किया, और 2 साल के ट्रायल के वेट करने के बाद फ्रेंच कोर्ट के अनुसार उसे लीगल इंसेन घोषित किया और एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में रखने का ऑर्डर भी दिया। लेकिन ये मेंटल इंस्टीट्यूशन उसके कैनिबलिस्टिक डिजायर्स को कम नहीं कर पाया, बल्कि उसको एक अलग ही मुकाम पे पहुंचा दिया। असल में वहाँ मेंटल इंस्टीट्यूशन में सगावा से मिलने के लिए एक ऑथर आते थे, जिन्होंने उसके सभी मर्डर्स और कैनिबलिस्टिक डिजायर्स को पूरे कागजों पे उतारा, और यही कागज आगे चल के किताब बनी, एक नॉवल बनी जिसका नाम रखा गया इन द फॉग बाय इसेई सगावा। ये किताब जो थी, ये इतनी प्रचलित हुई, इतनी फेमस हुई लोगों के बीच कि सगावा रातों रात एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया। उसकी इस किताब से बहुत ज़्यादा फेम मिला उसको, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हुई उसकी। इस वजह से फ्रेंच कोर्ट को उसे जापान में डिपोर्ट करने का डिसीजन लेना पड़ा, पर जापान में सगावा को री-एग्जामिन किया गया, और वहाँ ये घोषित किया गया कि सगावा टोटली सेन है, और उसने जितने भी मर्डर्स किए हैं वो अपने होशो हवास में अपनी इच्छा से ही किए हैं। क्योंकि सभी चार्जेस फ्रांस में ड्रॉप कर दिए गए सगावा के अगेंस्ट, तो सगावा, द फेमस किलर, द फेमस कैनिबलिस्ट, was set free. Yes, you heard me clear. He was set free, totally free. सगावा के फ्री होने के बाद उसे कई सारे टीवी शोज में, टॉक शोज में एज अ गेस्ट स्पीकर, एज अ कमेंटेटर, एज अ नॉवेलिस्ट के तौर पर बुलाया जाने लगा। उसे कई शोज में अपनी खुद की कहानी लिखने के लिए भी बुलाया जाने लगा। साथ ही साथ कई सारे कुकिंग शोज में उसे बुलाया जाता था रॉ मीट को खाने के लिए। सगावा ने कई सारे रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज भी लिखे चाइनीज वैक्सीन्स के। पर ईयर 2000 वो ईयर था जब फाइनली कर्मा गॉट हिम, जब फाइनली उसके सभी कर्मों का हिसाब होने वाला था। ये वो साल था जब सभी लोगों ने उसकी किताबें पढ़ना बॉयकॉट कर दिया, उसकी किताबें खरीदना बॉयकॉट कर दिया। अब उसे कोई ना ही किताबें खरीदता था, ना ही मैगजीन्स खरीदता था, ना ही उसे कोई किसी टीवी शोज पे, टॉक शोज पे कोई बुलाता था। कोई उसे एज अ गेस्ट नहीं बुलाता था। वो साल 2005 थी जब सगावा ने अपने माँ बाप को खो दिया, और पूरा और भी तब हुआ उसके साथ जब सगावा को अपने माँ बाप के फ्यूनरल तक को अटेंड करने नहीं दिया गया। और अब सगावा 72 साल का है और टोक्यो से बाहर कई तरह की बीमारियों के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा है। अब तक 2 हार्ट अटैक्स भी आ चुके हैं उसे, और ट्यूब की मदद से खाना दिया जाता है। एक वक्त पे इतने फेमस इंसान, इतना लोगों से घिरा हुआ रहने वाला इंसान, इतने पब्लिसिटी में रहने वाला इंसान अब बिल्कुल अकेला है। सगावा ने कभी शादी नहीं करी थी, इसलिए अब उसका ख्याल रखने के लिए अब उसके एक भाई ही है। इच्छाएं, डिजायर्स सभी के अंदर होती हैं। मैटर ये करता है उन इच्छाओं को, उन डिजायर्स को पूरा करने की तकनीकों से, या उन इच्छाओं से किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी का नुकसान ना हो। बस
इतनी सी थी ये कहानी। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अगर दिल में कोई बात आई हो तो कमेंट करें, और इस तरह की और भी कहानियाँ, और भी ब्रूटल क्राइम सीन्स, और भी ब्रूटल मर्डर्स, वारदातें आपका इंतज़ार कर रही हैं। सो उन्हें जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब आइकन के बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले ज़रूर पहुँचे। सो मैं सम्राट राय अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्राइम लोकेशन पे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे। बाय।